हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय विलेज माय एकेडमी। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कक्षा 10 के 2022 से लेकर 2014 तक के आए हुए जीव विज्ञान के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न जो यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। हम ऑलरेडी इस पर 3 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, भाग 4 और भाग 5 और भाग 6 में हम ऑलरेडी 1 से लेकर 100 तक के बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम डिस्कस कर चुके हैं। ये बहुविकल्पीय पर यह लास्ट वीडियो है और इसमें हम डिस्कस करेंगे 101 से लेकर 179 तक के प्रश्न हैं और ये कंप्लीट 2014 तक रहेंगे। 2022 से लेकर 2014 तक के इस वीडियो में सभी बहुविकल्पीय प्रश्न को हम कंप्लीट कर देंगे। और ये सभी जो प्रश्न हैं यह आपका अनसॉल्व्ड पेपर राजीव से उठाए गए हैं और सभी क्रम से हैं। शुरू में पहले आपका 22 है, 22 से लेकर 21, 20 जो आए हैं और हम पहले जो अभी रिसेंट में पेपर हुए उससे लेकर घटते क्रम में, और इसमें आपको 22 से लेकर 2022 से लेकर 2014 तक के सभी प्रश्नों को हम इंक्लूड किए हैं, कोई प्रश्न छूटा नहीं है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। इसके आगे 101 से स्टार्ट करेंगे। अब प्रश्न पहला आपका प्रश्न है, एक द्विसंकर का दर्श प्रारूप होता है। यह प्रश्न थोड़ा कन्फ्यूजन करेगा आपको, क्योंकि प्रश्न में ही घुमा दिया है। यहाँ पर पूछा है एक, पहले लिखा है एक द्विसंकर का दर्श प्रारूप दर्शाता है। दर्श प्रारूप यानी आप पढ़े होंगे, एक जीनोटाइप हमने बताया था और दूसरा बताया था मैंने फिनोटाइप बताया था। फिनोटाइप यानी जो बाहर से दिखता है उसे हम फिनोटाइप कहते हैं, जो अंदर से दिखता है जीनोटाइप। दर्श प्रारूप का मतलब होता है फिनोटाइप। दर्श प्रारूप का मतलब क्या होगा? फिनोटाइप, जो बाहर से हम देख के बता सकते हैं। और द्विसंकर क्रॉस की बात बता रहा है। हमने आपको बताया था कि मेंडल का द्विसंकर क्रॉस किस पर आधारित है। तो द्विसंकर क्रॉस में मेंडल ने 2 लक्षणों को लिया, दोनों लक्षणों को क्रॉस कराने के बाद देखा तो उनका रेशियो प्राप्त हो रहा था 9:3:1 का प्राप्त हो रहा था। तो यहाँ पर प्रश्न एक दे दिया, तो आपका एक संकर नहीं है, एक द्विसंकर का, यानी इन चारों में से कौन एक है जो इसको दर्शाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? तीसरा। और दर्श प्रारूप का मतलब होगा फिनोटाइप, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीनोटाइप और फिनोटाइप में कन्फ्यूजन होता है, तो ये आपको याद रखना, फिनोटाइप जो बाह्य रूप से दिखाई देता है। अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि है। ऑप्शन है आपका पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। आप आई होप ये प्रश्न पढ़ते ही आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी हम समझाते हैं कि मिश्रित ग्रंथि क्या हो। जब आप देखेंगे मनुष्य के शरीर में कई ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जैसे गले में ग्रंथि 2 पाई जाती है, थायराइड ग्रंथि और पैराथायरॉयड। ब्रेन में आपका मास्टर ग्लैंड, हाइपोथैलेमस। सीने में आपको पाई जाती है किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्रंथ पाई जाती है। और अमाशय के जस्ट बगल में अटैच होती है एक अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी? अग्नाशय ग्रंथि। ये मिश्रित ग्रंथि को कहते हैं मिक्स ग्लैंड और अग्नाशय ग्रंथि। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो सही ऑप्शन आपका कौन सी होगी? अग्नाशय ग्रंथि। और ये किससे जुड़ी होती है? अमाशय से। आप ये डायग्राम इस टाइप का देखे होंगे और यहाँ पे ये इस टाइप से जुड़ी होती है, और यहीं से आपका लीवर से भी एक नली, दोनों संयुक्त रूप से जुड़ी होती हैं। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है? ये। और ये भी याद रखिएगा, ये अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार के हार्मोन्स को स्रावित करती है। इंसुलिन का स्रावण भी इसी ग्लैंड से होती है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है आपका, जठर रस स्रावित होता है। तो जठर रस इम्पोर्टेंट है आपका अग्नाशय से, पित्ताशय से, अमाशय से, यकृत से। तो जठर रस, तो एक आपको इमेज दिखाते हैं जिससे आप समझ में आ गया होगा। ये जठर रस को इंग्लिश में बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, और ये आपका अमाशय, किससे? अमाशय या स्टमक में ही ये, इसके वाल में खूब सारी ऐसे नलिकाएं पाई जाती हैं जिसको गैस्ट्रिक ग्लैंड पाए जाते हैं, और लगभग ये करोड़ों में पाई जाती हैं। और जठर रस स्रावित अमाशय करता है। कौन करता है? अमाशय। और इसमें कई प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है गैस्ट्रिक ग्लैंड में, जैसे म्यूकस का स्रावण करने वाला अलग है, पैरिटल सेल अलग है, चिप सेल अलग है, इंटेरो इंडोक्राइन सेल्स अलग है।
तो ये कई प्रकार की इसमें कोशिकाएं पाई जाती हैं जो गैस्ट्रिक जूस का स्रावण करती हैं। और सही ऑप्शन आपका आमाशय या स्टमक। अगला आपका प्रश्न है, कौन सी शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होती है। हमेशा मैंने आपको एक प्रश्न इसको समझाया हूँ पिछली वीडियो में भी, डबल सर्कुलेशन। और डबल सर्कुलेशन में अच्छी तरह इसमें भी एक इमेज से हम देखेंगे। डबल सर्कुलेशन में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसको याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न आपको 100% परीक्षा में मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, वह कौन सी शिरा है। पहली बात ये शिरा पूछा है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। तो आप देखिए यहाँ पर शिरा कौन कौन सी है। एक आपका ये शिरा है और यहाँ पर फुफ्फुसीय शिरा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पल्मोनरी शिरा। इसको क्या बोलेंगे, पल्मोनरी शिरा। और ये आपका 2 शिरा है। तो इस शिरा में अधिकतर जो होता है ये पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को हृदय में ले आती है। लेकिन पूछा शुद्ध रुधिर किस में प्रवाहित होता है, तो ये पल्मोनरी शिरा में। तो ऑप्शन में देखिए पल्मोनरी दिया है, पोर्टल शिरा दिया है, ग्रीवा दिया, पश्च महाशिरा। तो यहाँ पर आपका पल्मोनरी शिरा, यहाँ पर शिरा लिखा नहीं है लेकिन पहला आपका ऑप्शन सही होगा, क्योंकि फुफ्फुसीय शिरा या पल्मोनरी शिरा में ही शुद्ध रक्त बहता है। और ये भी कहाँ से आता है, फेफड़े से ब्लड आता है। फेफड़े से आपका दाहिने आलिंद में आता है, ये भी याद रखिएगा। तो इसको ध्यान से आप समझ जाइएगा। महाशिरा है ये पूरे शरीर से क्या है, हृदय से, यानी आपको ये जो दाहिने निलय से शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में ले जाता है। और महाशिरा जो है अशुद्ध रक्त को फिर से आपके दाहिने आलिंद में लेता है। और दाहिने आलिंद से आपका ब्लड कहाँ पर आ जाता है, दाहिने निलय, हाँ निलय में आता है। और निलय से कहाँ पर ब्लड चला जाता है, आपका फेफड़े में चला जाता है। तो डबल सर्कुलेशन अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो इस प्रकार के प्रश्न आपके कभी गलत नहीं होंगे। मैंने ऑलरेडी क्लास में भी इसको डिस्कस किया था। अगला प्रश्न है आपका, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली क्रिया है। तो हवा को साफ कर यानी प्रदूषण को कम करने वाली कौन सी क्रिया है, तो आपका ऑप्शन है श्वसन, वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण या प्रोटीन। तो ये इम्पोर्टेंट है और कई बार पूछा गया है कि पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली क्रिया है तो कौन सा होगा। तो पेड़ पौधे हमेशा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, और इसको किसने बताया था कि वाई, इस पर कई वैज्ञानिकों का मतभेद था। और इसमें कई वैज्ञानिकों ने बताया कि पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल, पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस के दौरान वायु प्रदूषण को कम करते हैं। तो ये इसका ऑप्शन आपका कौन सा होगा, प्रकाश संश्लेषण। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि बहि एवं अंतःस्रावी है। अभी मैंने आपको यह डिस्कस किया था कि अग्नाशय, पिट्यूटरी, बाइमस, ये बाइमस नहीं होगा, थाइमस होगा, और थायराइड, ये मिस्टेक हो गया, थाइमस, ये थाइमस इसको समझिएगा, बाइमस नहीं थाइमस है, थाइमस। तो यहाँ पर पूछा गया बहि एवं अंतःस्रावी ग्रंथि। तो अभी मैंने बताया था कि अमाशय से ग्रंथि जुड़ी होती है। आप जब भी डाइजेशन पढ़ाया था तो डाइजेशन में आपको ये बताया था, यहाँ पर एक जुड़ी होती है। और लीवर की जो ग्लैंड होती है दोनों संयुक्त रूप से एक ही नलिका द्वारा जुड़ी होती हैं। तो दोनों प्रकार के हार्मोन्स और एंजाइम का स्रावण कौन करती है, अग्नाशय ग्रंथि। पहला आपका ऑप्शन सही है। और इसी को बोलते हैं मिक्स ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड, मिक्स या मिश्रित ग्लैंड, ये याद रखिएगा। अग्नाशय को मिक्स ग्लैंड भी बोलते हैं। अभी पीछे ये प्रश्न आया था, यहाँ पर प्रश्न बदल दिया है। तो पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है आपका, लसिका में नहीं पाई जाती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लाल रुधिर कणिकाएं, लिम्फोसाइट्स, श्वेत रुधिराणु या उत्सर्जी पदार्थ। तो इनमें से लसिका में कौन नहीं पाई जाती हैं। तो लसिका देखा जाए तो रंगहीन होती है और इसमें लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती, क्योंकि लाल रुधिर कणिकाएं लाल कलर की होती हैं, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो इस वजह से लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती है, बाकी सभी पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है आपका, परिवार नियोजन की स्थायी विधि। ये भी आपको पढ़ाया गया है और यहाँ से प्रश्न 100% आएगा।
आपका बोर्ड परीक्षा में बहुविकल्पीय भी हो सकता है और डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है। तो परिवार नियोजन की कौन कौन सी विधियाँ, वो पूछा स्थायी विधि। दो तरह की विधि होती है, एक स्थायी विधि और ये दूसरा अस्थायी विधि। तो यहाँ पर पूछा गर्भ निरोधक गोली निरोध का प्रयोग, और इसके बाद वैसेक्टॉमी या गर्भ समापन यानी गर्भपात। तो यहाँ पर क्या होगा, यानी ये महिलाओं में ये वैसेक्टॉमी ये सही ऑप्शन है, क्योंकि स्थायी नसबंदी जिसको कहते हैं, तो दो तरह की नसबंदी होती है, एक पुरुषों में नसबंदी होती है, एक महिलाओं में नसबंदी होती है। तो जो पुरुषों में नसबंदी होती है उसे ट्यूबेक्टोमी, और जो महिलाओं में होती है उसे वैसेक्टोमी कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका तीसरा होगा, या महिलाओं में जो नसबंदी होता है उसे वैसेक्टोमी कहते हैं, और नसबंदी जो होती है वो स्थायी विधि है, और बाकी 3 ऑप्शन जो दिया है अस्थायी विधि है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है आपका, ऊर्जा की मुद्रा है। ये प्रश्न हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ऊर्जा की मुद्रा, जब भी ऊर्जा की मुद्रा पूछे तो एटीपी होगा, और ऊर्जा गृह पूछेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा, एटीपी। याद रखिएगा, ऑप्शन पढ़ के, मैंने बार बार कहूँ कि डीएनए दिया है, आरएनए दिया है, क्लोरोफिल, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, एटीपी। अगला प्रश्न है, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन होता है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन होता है, आपका जॉब प्रक्रम में डाइजेशन जो पढ़ाया गया था, पोषण, उसी से रिलेटेड ये प्रश्न है। तो अमोनिया का परिवर्तन कहाँ पर होता है, अग्नाशय में, यकृत में, अमाशय में या वृक में। तो यकृत में होता है। यकृत को क्या बोलते हैं, लीवर भी बोलते हैं। आपको ये मैं पढ़ाया हूँ, इसके कई कार्य हैं। इसमें पित्त का स्टोरेज भी होता है, यानी पित्ताशय में। पित्त का निर्माण कहाँ पर होता है, यकृत में होता है। यूरिन का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है। अमोनिया से यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है, यकृत में होता है। तो याद रखिएगा 3 प्रश्न, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कहाँ, यकृत में होता है, और ये क्या करता है, जहरीले पदार्थों का डिटॉक्सिफिकेशन भी यकृत करता है, क्योंकि इसमें स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिकाएं पाई जाती है जो जहरीले पदार्थों को क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लीवर बहुत ज़्यादा, और हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड भी कौन सी है, यकृत है, यानी लीवर भी है। अगला प्रश्न है आपका, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, थायराइड को, एड्रिनल को, पीनियल ग्लैंड को या पीयूष को। तो ये आप बिना कहे सुने मान लेंगे, पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि। और ये ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है, ब्रेन में पाई जाती है। इसको मैं इमेज से ऑलरेडी पहले वीडियो में बता चुका हूँ। अगला प्रश्न है, मादा लिंग हार्मोन्स कहलाता है। यह भी प्रश्न कई बार आया है। एंड्रोजेन, एस्ट्रोजेन, इंसुलिन, इनमें से कोई नहीं। ये भी विद इमेज बताया हूँ। यहाँ पर कौन सा कई बार बताया गया हूँ। एस्ट्रोजेन जो होगा मादा लिंग हार्मोन्स होगा, और एंड्रोजेन जो होता है पुरुष में पाया जाता है, या टेस्टोस्टेरोन भी पुरुष में होता है। अगला प्रश्न है आपका, बीज रहित फलन को प्रोत्साहित करने वाला पादप हार्मोन से, यानी ऐसे फल जिसमें बीज का निर्माण नहीं होता है। जैसे आपने देखा है अंगूर, अंगूर में बीज का निर्माण होता है, नहीं होता है। तो ये किस हार्मोन्स के कारण होता है, ये चारों हार्मोन जो होता है प्लांट में पाए जाते हैं, पौधों में। ऑक्जिन्स दिया है, जिब्रेलिन्स दिया है, एथिलीन दिया है, फ्लोरीन दिया है। चारों में से कौन ऐसे आपका पादप हार्मोन से जो बीज रहित फलन यानी फल को प्रोत्साहित करने का काम करता है। जैसे केले में बीज नहीं पाया जाता है, तो ये जिब्रेलिन, ठीक है, जिब्रेलिन जो हार्मोन से ये जो है बीज रहित फलन को प्रोत्साहित करता है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हीमोग्लोबिन क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है। हीम प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो इसका कार्य क्या होता है, उत्सर्जन में, श्वसन में, पाचन में या वृद्धि में। तो हीमोग्लोबिन मैं बताया था इसका अधिकतर काम होता है श्वसन में। यह दूसरा ऑप्शन सही होगा। श्वसन में क्यों, क्योंकि हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, आरबीसी में पाई जाती है, रेड ब्लड कार्पल्स में पाई जाती है। और यह हमारे शरीर में क्या करती है, फेफड़े से ऑक्सीजन को लेती हैं और पूरे शरीर में पहुंचाती है, पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े में छोड़ती हैं। इस प्रकार से यह श्वसन में काम करती है, यानी हमारे हर एक कोशिका को ऑक्सीजन की आवश्यकता, ऑक्सीजन और भोजन की आवश्यकता होती है। और ये सभी चीज़ें
जो होता है ब्लड के माध्यम से क्या हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचती है। और हीमोग्लोबिन किसका काम करेगा? श्वसन का। बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका। अगला प्रश्न है, कृमि रूप परिशेषिका भाग है, इम्पोर्टेंट है और आप पढ़े, इसको पढ़ाया भी हूँ, छोटी याद पढ़े होंगे, बड़ी याद पढ़े होंगे, अमाशय यानी पोषण वाला डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन पढ़ाया हूँ। तो 4 ऑप्शन दिया है, क्षुद्रांत्र का, बृहद्रांत्र का, सीकम का या कोलन का। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो पहला ऑप्शन आपका सही होगा। तो ये आपको कई बार पढ़ाया गया है क्लास में भी पूरा डिटेल से। आई होप आपको याद हो पिछले क्लास में क्या इसको समझाया गया था। फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है, अभी आपको ये शुरू में ही प्रश्न आया था, शुद्ध रक्त यानी डबल सर्कुलेशन में मैं बता रहा था। फेफड़े से शुद्ध रक्त, जब हम डबल सर्कुलेशन पढ़ते हैं तो ये आपका हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, ये फेफड़ा है। तो फेफड़ा में क्या है कि यहाँ से एक नली लगी होगी और यहाँ से, ठीक है, 2, एक आपका निलय से, दाहिने निलय से ब्लड जाता है और फिर ये किस में आता है? बाएं आलिंद में। ऊपर वाला आधा भाग आलिंद कहलाता है और नीचे वाला भाग निलय कहलाता है। तो ये दायां भाग होता है, ये बायां भाग होता है। तो यहाँ पर बाएं आलिंद में शुद्ध रक्त किसके द्वारा आएगा? यानी ये आपका कौन सी है? पल्मोनरी शिरा है। पल्मोनरी शिरा के द्वारा शुद्ध रक्त बाएं आलिंद में आता, ना कि दाहिने आलिंद में। तो पहला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं, दाहिने आलिंद में नहीं। अगला ऑप्शन है आपका, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? तो यह प्रश्न रिपीट हुआ है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 44, 45, 46 या 47। तो आप मान लिए होंगे 46 होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक पदार्थ है? यह भी प्रश्न रिपीट हुआ है। हार्मोन्स, डीएनए, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें कहने वाली बात नहीं है, डीएनए और आरएनए जो होते हैं दोनों क्या होते हैं? आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। अगर ऑप्शन में दोनों दिए हों तो आपको कौन सा ऑप्शन मारना है? डीएनए ही मारना है, याद रखिएगा। अगर दोनों ऑप्शन देना, जब ये पूछ लेगा कि कौन सा सबसे प्रिमिटिव यानी प्राचीन आनुवांशिक पदार्थ है, तब आरएनए मारेंगे। अगर डायरेक्ट बस ऐसे पूछता है कि इनमें से कौन सा आनुवांशिक पदार्थ है और दोनों ऑप्शन दिए हों तो आप डीएनए को मारेंगे। अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये प्रश्न फिर से रिपीट हो गया, उत्सर्जन में, श्वसन में, पाचन में, वृद्धि में। तो किस में? श्वसन में। अगला है, यकृत स्रावित करता है। अब यहाँ पर फिर से प्रश्न आ गया, यकृत स्रावित करता है लार, जठर रस, पित्त रस, अग्नाशयी रस। तो किसका स्रावित करता है? पित्त रस का। लार कहाँ से? हमारे मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। जठर रस अमाशय से स्रावित होती है। अग्नाशय रस जो होती है अग्नाशयी ग्लैंड से स्रावित होती है। तो डाइजेशन आप पढ़ लीजिएगा। आप देखिए बार बार डाइजेशन से बार बार कई प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यकृत स्रावित करता है पित्त रस का। और इसके अलावा क्या इसमें निर्माण होता है? यूरिन का निर्माण होता है, पित्त रस का निर्माण होता है। अमोनिया को यूरिया में कौन चेंज करता है? यकृत करता है। डिटॉक्सिफिकेशन का काम कौन करता है? यकृत करता है। अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। प्रमुख, त्वचा है, फेफड़े हैं, आहार नाल या वृक्क। तो उत्सर्जी अंग पूछा है तो उत्सर्जी अंग आपका कौन सा होगा? वृक्क। यानी हमारी किडनी जो होती है ये उत्सर्जी अंग का काम करती है। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? वृक्क या किडनी। त्वचा भी है तो, लेकिन त्वचा यहाँ पर पूछा प्रमुख उत्सर्जी अंग, तो आपका वृक्क ही होगा। अगला प्रश्न है आपका, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो ये ऑप्शन आप पता हो गया होगा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और ये निषेचन वाले चैप्टर से पूछा गया है। तो निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? तो कौन सा भाग फल में बदलेगा? पुंकेसर, वर्तिका, अंडाशय या बीजांड। तो फल में कौन सा बदलेगा? अंडाशय। ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है, बस घुमा के थोड़ा सा पूछ लिया गया। पुंकेसर जो होता है मेल भाग होता है। वर्तिकाग्र ये जो होता है ये वर्तिकार फीमेल पार्ट का भाग होता है और सबसे ऊपर पाया जाता है, जिसको स्टिग्मा बोलते हैं। और नीचे स्टाइल, ये आपका स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी,
तो ये ओवरी वाला जो भाग होता है जिसको अंडाशय बोलते हैं यही फल में बदल जाता है। अगला प्रश्न है आपका, मुकुलन द्वारा अलिंगी जनन यानी अलैंगिक होगा या अलिंगी जनन निम्नलिखित में से किस जंतु में होता है? मेढक में, अमीबा में, केचुआ में, हाइड्रा में। तो हाइड्रा, याद रखिएगा हाइड्रा एक जंतु है, इसीलिए यहाँ पूछ लिया किस जंतु में होता है। मेढक भी है, केचुआ, अमीबा, हाइड्रा। तो मुकुलन या बडिंग द्वारा ईस्ट या हाइड्रा, ईस्ट भी होता है और हाइड्रा, दोनों में किसके द्वारा होता है? बडिंग या मुकुलन द्वारा। अगला ऑप्शन है आपका, थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से होता है। ऑप्शन आपका घेघा रोग, रतौंधी रोग, स्कर्वी रोग, बेरी। तो इनमें से कौन सा रोग होता है? थायरॉक्सिन। तो थायरॉक्सिन से घेघा रोग होता है, क्योंकि ये थायरॉक्सिन हार्मोन्स जो होता है, गले में 2 ग्लैंड पाई जाती है, थायरॉयड ग्लैंड और थायरॉयड ग्लैंड में ही दो जोड़ी जो पाई जाती हैं। कौन सा? पैराथायरॉयड। तो थायरॉयड ग्लैंड में थायरॉक्सिन हार्मोन्स को सिक्रेशन करता है, इस हार्मोन्स की अगर कमी हो जाती है तो घेघा रोग हो जाता है। घेघा रोग में गले में क्या होती है? स्वेलिंग आ जाती है। अगला प्रश्न है, पुष्प में कितने भाग होते हैं? तो ये तो आप बता ले जाएंगे, पुष्प में कितने भाग होते हैं? तो पुष्प में 3, 5, 4, 6। तो मुझे पता है कि आप मान लिए होंगे, क्योंकि 2 सहायक भाग होते हैं और 2 जो होते हैं नेसेसरी आवश्यक भाग होते हैं। सहायक भाग में कौन कौन से होते हैं? कैलिक्स होता है और कोरोला होता है, ठीक है। और दूसरा सहायक में एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, ये आवश्यक पार्ट होते हैं। दोनों को मिला दे, 2 यहाँ पर 2, तो ये 4 भाग होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, गर्मियों के दिनों में किस कारण दोपहर में पौधे मुरझा जाते हैं? तो गर्मी के दिनों में अक्सर देखे होंगे कि पौधे दोपहर के बाद मुरझा जाते हैं। वाष्पो उत्सर्जन की कमी के कारण, वाष्पो उत्सर्जन की अधिकता के कारण, प्रकाश संश्लेषण की कमी के कारण, प्रकाश संश्लेषण की अधिकता के कारण। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको खाना न मिले तो आपका क्या होगा? आपका चेहरा भी मुरझा जाएगा। तो सिंपल बात है कि इसमें पहला ऑप्शन सही होगा, वाष्पो उत्सर्जन की कमी के कारण, क्योंकि गर्मी के दिनों में धूप इतना ज़्यादा होता है कि पेड़ पौधे पानी को अधिक मात्रा में एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं और जिसके कारण पत्तियां क्या होती हैं? मुरझा जाती हैं, ठीक है। अगर आपको पर्याप्त मात्रा में खाना मिलेगा तो चेहरे पर आपके क्या होगा? एक स्माइल होगी, लेकिन खाना न दिया जाए 2 दिन तो आपका चेहरा क्या हो जाएगा? मुरझा जाएगा। तो कमी की वजह से, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये प्रश्न कई बार हो गया। वृद्धि में, पोषण में, उत्सर्जन में, श्वसन में। बस ऑप्शन घुमा दे रहा है, यानी ऊपर नीचे कर दे रहा है, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। किसमें? श्वसन में। जो घबराएगा वो जलीले खार होगा, तो घबराना नहीं है, ठीक है। हिम्मत हारना नहीं है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। अगला प्रश्न है आपका, बोमेन संपुट भाग है। यह प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है, फिर से प्रश्न आ गया है और प्रश्न यहाँ पर ऑप्शन चेंज है। पित्त वाहिनी का, प्रोस्टेट आमी का, अग्नाशय वाहिनी का या वृक्क नलिका का। तो आपको बताया था बोमेन कैप्सूल जब आप पढ़ाए थे किडनी, और किडनी में मैं जब पढ़ाया था किडनी, तो किडनी में किडनी की यूनिट क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। और किडनी में 2 भाग होते हैं और इसी में वृक्क होता है। तो वृक्क का नलिका जो आपको बताया था, इस टाइप से एक नली होती है जिसको बोमेन कैप्सूल या बोमेन संपुट कहते हैं, ठीक है, इसी को। और ये वृक्क नलिका का भाग होता है। अगला प्रश्न है, मटर के लंबे पौधे का क्रॉस, ध्यान रखिएगा, मटर के लंबे पौधे का क्रॉस। ऑप्शन आपके हैं, पहले देखते हैं। मटर के लंबे पौधे का क्रॉस बौने पौधे से कराने पर प्रथम पीढ़ी लंबे पौधे से प्राप्त होती है, तो द्वितीय पीढ़ी प्राप्त होंगे। तो ये ऑप्शन है, लंबे तथा बौने दोनों। लंबे पौधे के, लंबे मटर के पौधे, बौने मटर के पौधे, इनमें से कोई नहीं। तो हमें तो पता है कि जब हम क्रॉस कराते हैं तो पहली पीढ़ी में जो मटर प्राप्त होता है F1 में, सभी पौधे कैसे होते हैं? लंबे होते हैं। लेकिन दूसरी पीढ़ी में जब हम क्रॉस कराते हैं तो दूसरी पीढ़ी में कुछ पौधे लंबे होते हैं और कुछ पौधे क्या होते हैं? बौने होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन पहला सही होगा, लंबे तथा बौने दोनों पौधे हमें प्राप्त होंगे। और आपको द्विसंकर क्रॉस, एक संकर क्रॉस, तीनों नियम बताया गया था, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभिवन का नियम।
तीनों में विविध उदाहरण से समझाया गया है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? ये प्रश्न थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आप मार के आएंगे। 22 दिया है, 42 दिया है, 24 दिया है या 44 होगा। देखिए शुक्राणु, शुक्राणु क्या होता है? शुक्राणु या एग का जो निर्माण होता है वो किसके अर्धसूत्री विभाजन के बाद होता है। तो आपको पता है जहाँ भी अर्धसूत्री विभाजन होगा वहाँ पे क्रोमोसोम की संख्या कितना हो जाती है? आधी हो जाती है। अगर मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या तो उनसे शुक्राणु या एग बनता है तो इनमें क्रोमोसोम की संख्या 23 हो जाएगा, क्योंकि स्पर्म नर में बनता है और एग किस में? मादा में बनता है। तो इसमें भी क्रोमोसोम की संख्या कितना हो जाएगा? 23, और इसमें भी 23 हो जाएगा। इसमें पूछा शुक्राणु यानी मनुष्य के शुक्राणु का, स्पर्म का पूछा है। तो स्पर्म में 23, तो 23 में देखा जाए तो 22 जोड़ी जो क्रोमोसोम होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं, और एक जोड़ी जो क्रोमोसोम होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। अब एक जोड़ी में ये चाहे एक्स होगा या वाई होगा। अगर एक्स होगा तो फर्टिलाइजेशन एक्स से करेगा तो फीमेल पर लड़की होगी, और ये अगर ये वन जो है वाई होगा तो अगर मादा एग से फर्टिलाइजेशन करेगा तो वो लड़का होगा। आपको पता है कि मादा एग में दोनों में हमेशा एक्स एक्स ही होता है, यानी एक्स एक्स होगा। तो यहाँ पर ऑटोसोम, तो ऑटोसोम की संख्या कौन होगा? 22 होगा। ये ऑप्शन आपका गलत दिया है, उसमें मारा 44, लेकिन आपका ऑप्शन 22 मारेंगे, याद रखिएगा। अगला ऑप्शन है आपका, द्विनिषेचन पाया जाता है। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी जीवों में पाया जाता है, सभी पादपों में पाया जाता है, या आवृतबीजी पौधों में, केवल जलीय पौधों में? तो द्विनिषेचन की जो क्रिया है एंजियोस्पर्म पौधों की खासियत है। किसकी? एंजियोस्पर्म पौधों की। एंजियोस्पर्म पौधे क्या होते हैं? यानी वे पौधे जिसमें फूल पत्ती लगते हैं, और इस समय पृथ्वी पर जिन पौधों का बोलबाला है वो एंजियोस्पर्म के पौधे हैं, और इसको हिंदी में बोलते हैं आवृतबीजी पौधे। तो तीसरा ऑप्शन सही है, ना कि ये सभी पौधों में, ना कि ये सभी जीवों में। करेक्ट। अगला प्रश्न है, उन्मुख होने वाले पादप प्ररोह को कहते हैं? तो आपके ऑप्शन है फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म और थिग्मोट्रॉपिज्म। ये थोड़ा आपका टफ है, और ये इतना नहीं है। यानी उन्मुख होने वाले पादप प्ररोह को कहते हैं, यानी हर पादप में एक एक स्टुमुलेट होता है, और सभी पादप किधर ग्रो करते हैं? तो अगर पेड़ पौधों को देखा जाए तो पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की तरफ। अगर किसी गमले में एक पौधे को लीजिए और अंधेरे वाले गमले जिस रूम में रखिए उसमें लाइट ना पहुंचती हो, और एक आपका रोशनदान जहाँ पर है वहाँ जस्ट बगल में, तो देखेंगे कुछ दिन बाद तो पेड़ जो पौधा जहाँ से रोशनी आ रही है रूम में रोशनदान की तरफ, तो उधर से पौधा उधर की तरफ ये क्या करेगा? ग्रोथ करेगा, यानी प्रकाश की तरफ। तो प्रकाश को बोलते हैं फोटो। तो फोटोट्रॉपिज्म आपके सही ऑप्शन होगा यहाँ पर। तो ये याद रखिएगा, यानी उन्मुख होने वाले पादप प्ररोह को कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म, यानी पेड़ पौधों की जो प्ररोह होती है वो सूर्य के प्रकाश की तरफ क्या करती है? ग्रो करती है, इसीलिए फोटोट्रॉपिज्म होगा। ओके। हाइड्रो मतलब पानी, जियो मतलब अर्थ होता है, थिग्मो मतलब टेम्परेचर। अगला ऑप्शन है आपका, रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? तो आपको पता है कि रक्त लाल होता है, यानी आरबीसी। आरबीसी में क्या पाया जाता है? आप देखेंगे आरबीसी, और आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन हीम प्लस प्रोटीन से बनकर मिला होता है, और हीम क्या होता है? हीम की वजह से रक्त लाल होता है। तो पहले ही ऑप्शन में आपका हीम दिया है। उसके बाद न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन सी और पोटेशियम। तो पहला ऑप्शन आपका सही है कि रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? तो हीम। और हीम कहाँ पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, जिसकी वजह से आरबीसी यानी खून लाल होता है। अगला ऑप्शन है, उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण है? तो लंबे तने का, झुर्रीदार बीज का, रंगीन बीज कवच के, या गोल का? अप्रभावी लक्षण पूछा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब भी आपको जब क्रॉस कराए थे तो इसमें मैं बताया था कि लंबा तना जो होगा प्रभावी लक्षण होगा। गोल बीज, आप मेंडल के 7 नियम पढ़े थे। कितने? 7 नियम पढ़ाया गया था। एक में आपका लिखा होगा डोमिनेंट जिसको बोलते हैं प्रभावी, और एक में लिखा होगा
रेसेसिव, जिसको बोलते हैं अप्रभावी। तो अगर उसमें सातों नियम आप ध्यान से इसको पढ़ ली, याद कर लीजिएगा। सातों नियम में देखें तो झुर्रीदार जो बीज होता है वो अप्रभावी लक्षण है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही होगा। अप्रभावी लक्षण कौन सा है? झुर्रीदार। और बाकी तीनों ऑप्शन जो होंगे, लंबे बीज, रंगीन और गोल, ये सभी क्या होते हैं? प्रभावी लक्षण होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सेकंड सही है, झुर्रीदार। तो 7 नियम में आप इसमें दिए हैं मेंडल ने, और सातों नियम पढ़ना पड़ेगा आपको। अगला प्रश्न है आपको, जैव विकास का मूल सूत्र होता है। तो जैव विकास का उत्परिवर्तन का, लैंगिक चयन का, प्राकृतिक चयन का या कृत्रिम चयन का। तो जैव विकास अगर देखा जाए तो आपको ये पढ़ाया भी गया है और इसमें कई नियम भी बताया था मैं। उत्परिवर्तन किसका होगा यहाँ पर ऑप्शन सही? उत्परिवर्तन का। और उत्परिवर्तन ही क्या होता है? जीनों में जब परिवर्तन होगा, यही परिवर्तन क्या होगा? अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे ऊँट का, सॉरी, हाँ, जैसे आपका जिराफ में गर्दन लंबी हो गया क्योंकि उनके जीन में उत्परिवर्तन हुआ और उनकी अगली पीढ़ी आते आते क्या हो गया? उनकी गर्दन लंबी होने लगा, यानी गर्दन बनाने वाले जो जीन थे उनमें उत्परिवर्तन हुआ। तो ये जैव विकास का मूल स्रोत होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा का कार्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा त्वचा का कार्य नहीं है? तो आपका ये भी जो प्रक्रम से ही ये चैप्टर से है। संवेदना का, लैंगिक लक्षण या सुरक्षा या उत्सर्जन। तो इसमें अगर देखा जाए तो संवेदन यानी त्वचा, जैसे आप कोई गर्म या ठंडा तो हमें संवेदना यानी सेंसिटिव है हमारी स्किन। लैंगिक लक्षण है तो यानी काला, गोरा, नीला। उत्सर्जन का भी काम करती है, गर्मी के दिनों में पसीना खूब आता होगा। सुरक्षा, तो यहाँ पर सुरक्षा भी आपका होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा? सुरक्षा भी करती है बाय पूरे शरीर का। तो ये लैंगिक लक्षण क्या होगा? नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन आपका जो 37 का होगा तीसरा होगा, यानी यहाँ पर ये होगा, लैंगिक लक्षण नहीं है, क्योंकि सुरक्षा भी हमारे पूरे शरीर की क्या शरीर के अंदर पाए जाने वाले सभी अंगों की संवेदना भी है, उत्सर्जन भी करती है, यानी यहाँ पर ऑप्शन आपका ये सही होगा। ये तीसरा ऑप्शन है, जे 1 2 3। तो यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा लिखने में मिस्टेक हुआ है, इसको आप देख लीजिए, यही आपका ऑप्शन सही है। अगला ऑप्शन है, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया। तो ये इम्पोर्टेंट है, मेंडल ने, जोहानसन ने, वीजमान ने, एवरी ने। तो जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो किया था जोहानसन ने किया था, यही सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधे का प्रयोग किया? तो पता है कि मेंडल ने अपना जो रिसर्च किया था पपीता, आलू, मटर या अंगूर, तो किस पौधे पर किया था? मटर पर किया था। निषेचन के दौरान परागण से निकलने वाली पनलिका सामान्यतः किसके द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है? निकलने वाली ये पनलिका नहीं होगा, नलिका होगा, यहाँ पे ये मिस्टेक है। यानी निषेचन के दौरान परागण से निकलने वाली नलिका सामान्यतः किसके द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है? तो जब आपको पढ़ाया गया था ये जब आप फीमेल पार्ट देखे होंगे, फीमेल पार्ट कुछ इस टाइप से होता है और यहाँ पर वर्तिकाग्र पर होता है, यहाँ बीजांड होता है, और यहाँ से जब नलिका आती है तो ये कहाँ से? बीजांड द्वार के द्वारा या अंड द्वार के द्वारा ये बीजांड में क्या करती? इंटर करती है, अंडाशय में। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका दिया गया 4, अध्यावरण द्वारा, बीजांड काय द्वारा, निभागी द्वारा या अंड द्वार द्वारा। तो ऑप्शन आपका सही है, अंड द्वार द्वारा। तो पराग नलिका जो होती है किसके द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है? अंड द्वार के माध्यम से करती है, आपका सही ऑप्शन है। निषेचन आपको पढ़ाया गया था डबल फर्टिलाइजेशन में, और यहाँ पे ये बताया गया था, इमेज आपको ध्यान आ रहा होगा। अगला प्रश्न है आपका, कैल्शियम तथा फास्फोरस के उपापचय के नियंत्रण हेतु हार्मोन्स स्रावित होता है। तो यहाँ पे स्रावित लिख लीजिएगा, याद रखिए स्रावित होता है। पैराथायरॉयड, थायरॉयड, पिट्यूटरी या अग्नाशय। तो कैल्शियम तथा फास्फोरस के उपापचय के लिए कौन सा हार्मोन्स स्रावित होता है? तो याद रखिएगा ये पैराथायरॉयड हार्मोन्स। और ये पैराथायरॉयड जो होता है हमारे गले में थायरॉयड ग्लैंड के अंदर ही 2 ग्लैंड पाई जाती है, 2 जोड़ी
जिसको बोलते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। और यही जो ग्लैंड होती है कैल्शियम तथा फास्फोरस के उपापचय के नियंत्रण को क्या करती है, नियंत्रित करती है। कौन सा, पैराथायरॉयड हार्मोन्स, बाकी कोई नहीं। अगला प्रश्न है, एक संकर क्रॉस का जीन प्रारूप होता है। तो इम्पोर्टेंट है, पूछा एक संकर क्रॉस का जीन प्रारूप होता है। अब यहाँ पे जीन प्रारूप पूछा है, दो याद रखिए, एक जीन प्रारूप और एक फिनोटाइप, दोनों पूछा था मैंने। तो यहाँ पर जीन प्रारूप पूछा है, तो फिनोटाइप क्या होगा, 3:1 होगा। और जीन प्रारूप पूछेगा तो आपका ये होगा 1:2:1। अगला प्रश्न है आपका, पिट्यूटरी ग्रंथि की पश्चपाली से निकलने वाला हार्मोन्स है। यह आपका वैसे सिलेबस से हटा दिया गया, इस बार 30% फिर से सिलेबस किया गया, लेकिन आपको देखना है, कभी कभी प्रश्न उठा के दे दिया जाता है। तो प्रोलैक्टिन आपका ऑप्शन दिया है, उसके बाद सोमेटोट्रोपिन दिया है, वासोप्रेसिन दिया है, एडरीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स दिया है। तो चाहे सभी क्या है, हार्मोन्स है। और पिट्यूटरी जब ग्रंथि जो होती है, पिट्यूटरी ग्रंथि में जो होता है दो भाग होते हैं, एक पश्च भाग होता है, एक अग्र भाग होता है। तो पश्च भाग से दो हार्मोन्स होता है, हम इसको ट्रिक बनाया था पाव, ठीक है। तो आपके यहाँ पूछा पश्चपाली से निकलने वाला भाग जो होता है, यहाँ पर सही ऑप्शन होगा दूसरा, वैसोप्रेसिन हार्मोन से होता है। ये वाला ऑप्शन आपका सही है। ये इसको तीसरा ऑप्शन, दो इसमें लिख रहा है ऑप्शन, तो इसको तीसरा मान लीजिए। तो जो भी है यहाँ पर आपको वासोप्रेसिन ऑप्शन करेक्ट है। ओके, अगला ऑप्शन है आपका, मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होगी। ये प्रश्न रिपीट हुआ है, 22 होगी। अगला प्रश्न है आपका, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन गैस कहाँ से निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड से निकलती है, जल से निकलती है, वायु से निकलती है, या वर्ण रहित के विघटन से। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कहाँ से होगा, जल से, ठीक है। और ये भी फोटो सिस्टम, इसमें दो से चलते, फोटो सिस्टम फर्स्ट चलता है और फोटो सिस्टम सेकेंड। तो पूछेगा कि कहाँ से निकलता है ऑक्सीजन, तो फोटो सिस्टम सेकेंड में हाइड्रोलाइसिस होता है, जहाँ से ऑक्सीजन गैस निकलती है। अगला आपका है, आहार नाल के सी आकार की संरचना होती है। कई बार प्रश्न पूछा गया, सी के आकार की रचना पूछ सकता है, जे के आकार की पूछ सकता है, तो दोनों याद रखिएगा, सी और जे। पहले ऑप्शन देखते हैं, सी अमाशय, ग्रसनी, ग्रहणी या क्रमी रूप परिशेषिका। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा होगा, ग्रहणी सही ऑप्शन आपका होगा। जे के आकार का पूछेगा तो आपका अमाशय होगा। कौन सा होगा, अमाशय जो होता है ये जे के आकार का होता है। अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो यहाँ पर पूछ लिया, मनुष्य के शरीर कहाँ पर अंतःस्रावी, मनुष्य के मस्तिष्क में अंतःस्रावी ग्रंथि है, थायराइड है, अधिकृत है, या पीयूष ग्रंथि, या थाइमस ग्रंथि। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ये थर्ड होगा, ये वाला, और यही आपका सही, मनुष्य के मस्तिष्क में पाए जाने वाले अंतःस्रावी ग्रंथि है। सॉरी, तो मनुष्य के अधिवृक्क है, थाइमस है, तो कौन सी पाई जाती है, पीयूष ग्रंथि। कौन सी, पीयूष ग्रंथि, क्योंकि मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाती है, यह अंतःस्रावी होती है। थाइमस आपका कहाँ पर, सीने में पाई जाती है। ये आपका थायराइड होगा जो गले में पाई जाती है, अधिवृक्क। तो यहाँ पर पीयूष ग्रंथि आपका सही ऑप्शन होगा। अगला ऑप्शन है, आहार नाल की सी के आकार की संरचना होती है। तो यहाँ पर आपको ग्रहणी मानना, सी के आकार की संरचना होती है। अगला प्रश्न है आपका, पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। तो किसके द्वारा होता है, जड़ में, पत्ती में, तने में, फूल में। तो किस में होता है, पत्ती में, क्योंकि पेड़ पौधों का किचन जो होता है पत्तियाँ होती हैं। अगला प्रश्न है, ऑक्सीटोसिन का स्रावण कहीं से होता है। तो ये श्रावण है, कहाँ से होता है इसका श्रावण, तो बायराइड से, वाइसमस से, पिट्यूटरी से, एड्रिनल से। तो ऑक्सीटोसिन पूछा है, तो ऑक्सीटोसिन का श्रावण कहाँ से होता है, पिट्यूटरी से
होता है। यहाँ पर आपका ये ऑप्शन सही है पिट्यूटरी से, क्योंकि पिट्यूटरी में 2 भाग होता है। अगला प्रश्न है, पुष्प में लाल रंग लक्षण प्रभावी है, इसका विपरीत या तुल्यात्मक लक्षण क्या होगा? तो एक प्रभावी है तो दूसरा अप्रभावी होगा। तो लाल का क्रॉस हमेशा सफ़ेद से कराया जाता है। बौना पौधा गोल बीज हरे, तो यहाँ पर यह ऑप्शन आपका सही है, सफ़ेद फूल आपका सही होगा, क्योंकि प्रभावी लक्षण लाल होता है तो अप्रभावी लक्षण यानी विपरीत पूछा है तो सफ़ेद पुष्प होगा। ये करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, द्विनिषेचन पाया जाता है। तो ये फिर से प्रश्न आ गया है, सभी जंतुओं में, सभी पादपों में, आवृतबीजी पौधों में या जलीय पौधों में? तो कौन सा? आवृतबीजी पौधों में सही ऑप्शन है। अगला ऑप्शन है, पतझड़ से संबंधित हार्मोन्स होता है। ऑक्सिन हार्मोन्स दिया, जिब्रेलिन दिया है, एब्सिसिक अम्ल दिया है या एथिलीन दिया है? तो यहाँ पर आपका जो पतझड़ से होगा ऑक्सिन हार्मोन्स होता है, क्योंकि ये पत्तियों के जहाँ से जुड़ी होती है वहीं पर पाया जाता है और यहीं से पत्तियों को क्या करता है, गिरा देता है। तो ऑक्सिन हार्मोन्स जो होता है पतझड़ के लिए जिम्मेदार होता है। फुसफुस यानी पल्मोनरी सिरा में खुलती हैं। तो आपको पता है कि डबल आलिंद होता है, यानी हृदय में 4 चैम्बर, और फेफड़े से एक यहाँ से जुड़ा होता है यानी दाहिने निलय से, और एक आपका बाएं आलिंद से जुड़ा होता है। पल्मोनरी सिरा पूछा है तो खुलता है, तो ये कौन सा है, हृदय का कौन सा भाग है? ये आपका बायां आलिंद है। कौन सा है? बायां आलिंद में खुलता है। डबल सर्कुलेशन से रिलेटेड यह प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका, जातियों की उत्पत्ति पुस्तक किसके द्वारा लिखी? डार्विन ने, मेंडल ने, लैमार्क ने, लिनियस ने? तो आपको पता है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी थी? डार्विन ने लिखी थी। अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य के मस्तिष्क का वह भाग जो सर्वाधिक विकसित होता है? सेरिब्रम, सेरिबेलम होता है, हाइपोथैलेमस या मेडुला ऑब्लांगाटा? तो मस्तिष्क का कौन सा सबसे ज़्यादा डेवलप भाग होता है? सेरिब्रम होता है, ये याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सेरिब्रम जो सबसे मोस्ट डेवलप ये भाग होता है। अगला प्रश्न है, निषेचन के बाद फल का निर्माण होता है? पुमंग से, वर्तिका से या अंडाशय से? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही होगा। ये 2 बार ऑप्शन रिपीट हुआ है, लेकिन सही ऑप्शन आपका अंडाशय। निषेचन के बाद फल का निर्माण होता है किससे? अंडाशय से होता है। अगला प्रश्न है, क्रमी रूप परिशेषिका भाग हो? तो ये फिर से प्रश्न रिपीट हुआ किसका? क्षुद्रांत्र का। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर आता है? कौन सा? अशुद्ध। दाएं निलय से, जब हृदय में 4 चैम्बर है, ऊपर वाले भाग को निलय आलिंद बोलते, नीचे वाले भाग को। तो यहाँ पर दाहिने निलय में, तो ये दाहिना हुआ। और इसमें किसके द्वारा पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त आता है? फेफड़े के द्वारा, हृदय से, यकृत में या त्वचा में? सॉरी। तो यहाँ पर अशुद्ध रक्त किस में आता है? दाएं निलय से, सॉरी, दाएं निलय से अशुद्ध रक्त आता है तो फेफड़े में आता है। तो यहाँ से सीधा रक्त कहाँ जाता है? दाएं निलय से फेफड़े में जाता है। तो फेफड़ा आपका सही होगा, क्योंकि पूरे हृदय से आपका आता है दाएं, यहाँ पर आता है, इसमें आता है किस में? दाहिने आलिंद में। दाहिने आलिंद से ब्लड आ जाता है दाहिने निलय में, और दाहिने निलय से अशुद्ध रक्त कहाँ पर चला जाता है? फेफड़े में चला जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आनुवांशिक पदार्थ है? तो ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है, कौन सा है? डीएनए है। अगला प्रश्न आपका होगा, पित्त रस का निर्माण होता है? यह भी प्रश्न है, पित्ताशय में, अग्नाशय में, यकृत में, वृषण में? तो यहाँ पर आप डाउट 100% मार्क क्या होगे? पित्ताशय में। ठीक है। पित्त रस का निर्माण पित्ताशय में नहीं होता, पित्ताशय में स्टोर होता है। और सही ऑप्शन है यकृत, यहाँ पर निर्माण होता है। जब हम आपको लीवर पढ़ाए थे, लीवर का कुछ इस तरह डायग्राम था, और मैंने बताया था एक छोटी सी यहाँ थैली लगी होती है, इसी थैली का नाम पित्ताशय है। इसमें पित्त रस का स्टोरेज होता है, लेकिन निर्माण कहाँ पर होता है? आपका निर्माण यकृत में होता है। पूछा निर्माण होता है, तो यकृत सही ऑप्शन है। अगला ऑप्शन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है? ये कई बार प्रश्न पूछा जा रहा, फेरोमोन्स, जिब्रेलिन, हिपैरिन, इंसुलिन? तो जिब्रेलिन ये आपका पादप हार्मोन्स है। ठीक है। जिब्रेलिन हुआ, ऑक्सीटोसिन हो गया, ये सभी क्या है? पादप हार्मोन्स है। एब्सिसिक एसिड हो गया,
एथिलीन हो गया, सभी पादप हार्मोन से याद रखें। यहाँ पर ऑप्शन आपका ये सही है। अगला प्रश्न है आपका F2 पीढ़ी में, यहाँ पर अनुपात दिया F1 पीढ़ी में 3:1 दिया। क्या 3:1 प्राप्त होता है? तो 3 ये आपका 1 किस में प्राप्त होता है ये बताइए। F2 पीढ़ी में यानी इसमें 3 पौधे लंबे होंगे, एक पौधा क्या होगा, बौना होगा। एक संकर क्रॉस में, दुई संकर क्रॉस में, या इसमें दिया पहला तथा दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा होगा, एक संकर क्रॉस में। ठीक है, और इसका जीनोटाइप क्या होता है, 1:2:1 इसका जीनोटाइप होता है। फिनोटाइप रेशियो कौन होता है, 3:1, यानी 3 पौधे लंबे दिखते हैं और एक पौधा बौना दिखता है। तो एक संकर क्रॉस सही है। अगला है उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण है, तो आपको ये भी अप्रभावी लक्षण पूछा गया है। तो अप्रभावी लंबे तने का, गोल बीज, झुर्रीदार फैली हुई फली का। तो यहाँ पर झुर्रीदार बीज जो होगा अप्रभावी लक्षण होगा। आप इसको याद रख लीजिएगा, पढ़ लीजिए बार बार, झुर्रीदार बीज ही अप्रभावी लक्षण होगा। अगला प्रश्न है शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। तो शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। तो हृदय के 4 चैम्बर होता है, इसमें आपको फेफड़े से शुद्ध रक्त आता है, फिर यहाँ से आपको किसके द्वारा पूरे शरीर में शुद्ध रक्त जाता है। तो आपको एक होगा महाशिरा और दूसरा होगा महाधमनी के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा होगा, महाधमनी। याद रखिएगा, शुद्ध रक्त जो होगा महाधमनी के द्वारा आपके बाएं निलय से पूरे शरीर में ले जाया जाता है, और अशुद्ध रक्त पूरे शरीर से आपको दाहिने आलिंद में लाया जाता है। तो अशुद्ध रक्त, तो यहाँ पर ऑप्शन होगा प्रश्न के अकॉर्डिंग महाधमनी। अगला प्रश्न है फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण किस रूप में होता है। तो भोजन का ऑप्शन बदल गया। बहुत अच्छा ये प्रश्न है और बार बार पूछा जाता है। सुक्रोज के द्वारा, हार्मोन्स के द्वारा, प्रोटीन के द्वारा, वसा के द्वारा। तो किसके द्वारा, सुक्रोज के द्वारा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण होता है, ग्लूकोज या सुक्रोज, और जिसका स्थानांतरण फ्लोएम के द्वारा होता है। तो यह ऑप्शन आपका पहला सही है। अगला प्रश्न है पादप किस प्रक्रिया द्वारा वायु को शुद्ध करते हैं। तो यह प्रश्न कई बार है, बिना कहे सुने आप मान ले जाएंगे, प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है निम्न में से किसके द्वारा पित्त रस का निर्माण होता है। तो यह भी प्रश्न आगे अग्नाशय, वृषण, यकृत या पित्ता से। तो अभी यह प्रश्न रिपीट हुआ, किसके द्वारा, यकृत के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। तो फिर से प्रश्न आ गया, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण किस, कार्टेक्स के द्वारा, फ्लोएम से, जाइलम से या मज्जा से। किसके द्वारा, फ्लोएम से। तो जल का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा। अगला प्रश्न है पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण कहलाता है। तो क्या कहलाता है यह प्रश्न, परागण, अंडोत्सर्जक, निषेचन या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन कौन होगा, परागण। यानी 2 पुष्प हैं और मान लीजिए ये, इसको मैंने बताया विद डायग्राम, और यहाँ पे एक कौन सा मेल पार्ट होता है, और यहाँ से इसका इस पर स्थानांतरण क्या कहलाता है, परागकण, क्योंकि पराग कोश में ही परागकण भरे होते हैं, और परागकण का स्थानांतरण वर्तिकाग्र पर या स्टिग्मा पर क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। पहला ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है द्विनिषेचन विशेषण लक्षण है, यानी विशेष लक्षण किसका है, जंतुओं का, आवृतबीजी पादपों का, शैवाल का या अनावृतबीजी पादपों का। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन में कुछ बदलाव है, लेकिन आपको आवृतबीजी मानना, ना कि अनावृत। अनावृत को जिम्नोस्पर्म बोलते हैं, ठीक है, और जिम्नोस्पर्म में आपका द्विनिषेचन नहीं पाया जाता। किसमें पाया जाता है, आवृतबीजी। एंजियोस्पर्म में द्विनिषेचन आपका पाया जाता है। ओके। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा आनुवंशिक पदार्थ है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न आ गया है, मैंने बोला था जब ऑप्शन में आरएनए और डीएनए होगा तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया भी दिया है, तो ये तो पहले ही बाहर हो गए, तीसरा चौथा ऑप्शन, पहला दूसरा में तो दोनों ऑप्शन होगा, तो कौन सा ऑप्शन मारेंगे, दूसरा, डीएनए सही ऑप्शन होगा आपका। इसके बाद आपका सेग्रीगेशन यानी पृथक्करण का नियम प्रस्तावित किया था, तो किसने दिया था, मेंडल ने, ओपेरिन ने, डार्विन ने, लैमार्क ने। आई थिंक मुझे पता है कि आपको इसको ऑप्शन को करेक्ट मान लिए होंगे, मेंडल ने।
अगला प्रश्न है मेडुला ऑब्लांगाटा नियंत्रण करता है ऐच्छिक क्रियाओं का, प्रतिवर्ती क्रियाओं का, अनैच्छिक क्रियाओं का या सभी दैहिक क्रियाओं का। तो मेडुला ऑब्लांगाटा जो होता है आपका अनैच्छिक क्रियाओं का क्या करता है, नियंत्रण करता है। याद रखिए, जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है उसे मेडुला ऑब्लांगाटा कंट्रोल करता है। जैसे हम हाथ का उठाना, पैर का चलना, दौड़ना, ये सब क्रियाएं कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। जैसे हृदय का धड़कना, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। पलक का झपकना, जैसे कोई चीज़ अचानक आया तो पलक ऑटोमेटिक क्या होती है, झपक जाती है, तो इस पर आपका कंट्रोल नहीं होता, मेडुला ऑब्लांगाटा का नियंत्रण होता है। अगला प्रश्न है हार्मोन्स क्या है। प्रोटीन है, एमिनो एसिड है, साधारण कार्बोनेट है या जटिल कार्बोनेट। तो जितने हार्मोन्स होंगे सभी क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है आहार नाल के पेशीय संकुचन को कहते हैं। तो ये आपको पहले ही आपको एक डायग्राम में बताया था, जब वो इसोफेगस बताया था। तो जब भोजन का हम खाते हैं तो ये आहार नाल के पेशीय संकुचन को कहते हैं पाचन, परिसंचरण, क्रमाकुंचन या अवशोषण। तो किसको, क्रमाकुंचन। डाइजेशन वाला चैप्टर जब आपको पढ़ाया था उसमें बहुत डिटेल से बताया था। डाइजेशन का वीडियो आपका लिंक में है, आप इसको डाइजेशन का पूरा पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका मनुष्य के मुख में लार ग्रंथियों की संख्या होती है 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी। तो आपका कितनी होती है, 3 जोड़ी होती है मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या। अगला प्रश्न केवल नर में पाई जाने वाली ग्रंथि कौन सी है। प्रोस्टेट ग्रंथि, जठर ग्रंथि, पेरियन ग्रंथि और कौन सा अग्नाशय। तो पेरिनियल के बाद अग्नाशय, तो यहाँ पर प्रोस्टेट ग्रंथि होता है जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और ये प्रश्न कई बार पूछा गया कि नर में पाई जाने वाली ग्रंथि कौन सी होती है। तो पेरिनियल नहीं, आप ना जठर होगी ना अग्नाशय होगी, कौन सा, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। इसके बाद पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था आपने, लैमार्क ने, डार्विन ने, ह्यूगो डिब्रिज ने या मेंडल ने। तो कौन सा ऑप्शन होगा, मेंडल ने। ओके, तो यहाँ पर आपका सभी प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अभी तक 2022 से लेकर 2014 तक के जितने बहुविकल्पीय प्रश्न थे जीव विज्ञान के आए हुए, आई होप सभी मैंने एक तरफ से यानी पूरा क्रम से 22 से शुरू किया था। 22, 21, 20 जितने पेपर हुए सभी क्रम से मैंने बहुविकल्पीय प्रश्नों को डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रश्न जो है बार बार रिपीट हुए हैं। इसका वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि आप इसको ध्यान से एक बार आप पढ़ लें, दिमाग में फिट हो जाएगा। क्योंकि आपका आगामी परीक्षा होने वाली है साइंस की, तो इसमें 7 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिससे उम्मीद है कि एक भी इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। और अगली वीडियो में आपको जितने प्रश्न लिखित वाले होंगे उस पर हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से प्रश्न इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आगामी परीक्षा के लिए। तो उसके लिए आपको अगले दिन वीडियो इस पर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।